हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एमबी पब्लिकेशन बुक बाय अजय कुमार सिंह का एसएससी सीजीएल 2017 के सारे सवाल। साथियों, पिछले क्लास में हमने सेट नंबर 19 को किया था। आज हम लोग सेट नंबर 20 को करेंगे। जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक शाम 6 बजे एवरीडे इवनिंग 6 PM इसी चैनल पर प्रत्येक यम्बी का सेट कराया जाता है। प्रत्येक दिन एक यम्बी का सेट शाम 6 बजे कराया जाता है। ठीक है, तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका पिछला वीडियो छूट चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछले वाले जितने भी सेट मैंने कराया है उन सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं साथियों शुरू। सबसे पहला सवाल सेट नंबर 20 का है, कॉमन इरर का सवाल है। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल लिखा है साथियों कि हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। देखिए, ये जो सेंटेंस है कहना क्या चाह रहा है। ये जो सेंटेंस है कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही हमने रॉबरी के बारे में सुना, लूट के बारे में सुना एग्जीबिशन में, तो मैं शायद ही वहां पहुंचा, है ना। मतलब कहने का मतलब कि लूट के बारे में पता चलने पर जब मैंने लूट के बारे में सुना, जब मैंने लूट के बारे में सुना, हमें पता चला लूट के बारे में। तो ध्यान दीजिए, यहां पर यूज हुआ है साथियों, एक वर्ड है वेयर। अब देखिए, अगर हम यहां पर वेयर यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां हमने लूट के बारे में सुना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस सेंटेंस का सही अर्थ क्या होना चाहिए था? इस सेंटेंस का सही अर्थ होना चाहिए था कि जब हमने लूट के बारे में सुना तब मैं वहां शायद ही पहुंचा, मतलब वहां नहीं पहुंचा, है ना। इसका ये जो सेंटेंस था इसका रियल मतलब यही था। तो यहां पर जो वेयर लिखा हुआ है, वेयर यहां पर गलत होगा साथियों, है ना। वेयर का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। वेयर के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? तो फिर से रिकॉल करते हैं, क्या मैंने कहा? व्हेन आई, है ना। जब मुझे वहां के लूट के बारे में, रॉबरी के बारे में पता चला, तो वेयर के जगह पर क्या प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेटर होगा? व्हेन का प्रयोग, है ना। तो वेयर के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? व्हेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सही आंसर बताएं तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो आप बताएं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, नो सूनर डिड द सनराइज। जस्ट इससे पहले वाले सेट में एक और क्वेश्चन था नो सूनर का, और मैंने नो सूनर के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। आपको बतलाना है क्या मैंने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, मैंने 2 बातें आपको बताई थी और कहा था कि एसएससी इन 2 पॉइंट से बहुत सारे सवाल को पूछता है। 2 पॉइंट मैंने नो सूनर के बारे में आपको बताया था। कौन कौन से 2 पॉइंट थे? सबसे पहला बात कि नो सूनर जो होता है साथियों अपने साथ इन्वर्जन लेता है। क्या मैंने बताया था? इन्वर्जन लेता है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताया था कि नो सूनर कहता है कि मैं जिस भी सेंटेंस में रहूंगा, नो सूनर क्या कहता है कि मैं जिस भी सेंटेंस में रहूंगा मैं अकेले नहीं रहूंगा, मेरे साथ एक और वर्ड आएगा, वो है आपका देन। यानी नो सूनर का पेयर वर्ड होता है देन। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला चीज इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन देखिए लिखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि नो सूनर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा द सन, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा साथियों इससे पहले यहां पर यूज करेंगे, है ना। नो सूनर डिड द सनराइज, तो पहला वाला रूल तो यहां फॉलो कर रहा है ना। पहला रूल तो यहां फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल क्या कहा था नो सूनर ने कि मैं जहां भी रहूंगा वहां पर मेरे साथ देन का प्रयोग होगा। यानी अगर नो सूनर का यहां प्रयोग है तो इसका जो पेयर वर्ड आएगा वो देन ही आएगा। लेकिन ध्यान से जब आप आगे पढ़ें तो देखिए आगे में लिखा हुआ यहां पर व्हेन। बिल्कुल सेम सवाल पिछले वाले सेट में रिपीट किया गया था। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कहा कि ये आपका एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। नो सूनर से बहुतों सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपको इन्वर्जन में फंसाया जाएगा या तो आपको देन में फंसाया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर व्हेन का प्रयोग नहीं करेंगे साथियों, यहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए था? देन का प्रयोग। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो आप बताएं हमें। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ही खालिस्तान टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच। यहां पर क्या भरेंगे? ये जो है खालिस्तान लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर क्या, कौन 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सुटेबल वर्ड है जो यहां पर आएगा, आपको बतलाना है। कुछ देर का मैं टाइम देता हूं, जल्दी से आप बताएं। हम जल्दी से आप कमेंट करें क्या होगा यहां पर। अगर आपने गौर किया होगा साथियों तो यहां पर जो भी चीज हमें भरना है इसके तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन आया हुआ है आपका टू। ठीक है,
इसके तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन आया, वो है आपका टू। और आपको पता होना चाहिए कि मेंशन जो वर्ड है कभी अपने साथ टू नहीं लेता है। एक्सक्लेम जो वर्ड है कभी अपने साथ टू नहीं लेता है, ठीक है। एवर्टेड जो है अपने साथ टू नहीं लेता है। देखिए दो तीन चीज तो टू लेता ही नहीं है, मतलब तीनों चीज के साथ टू का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? मतलब एक ही चीज बच रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका एवर्टेड। और आपको याद भी होना चाहिए कि एवर्टेड टू, एवर्टेड अपने साथ टू का यूज करते हैं। एवर्टेड जब भी एडवर्ट का जब भी यूज करते हैं हम, जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ट का यूज करते हैं, ठीक है, एडवर्ट का यूज करते हैं, तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है साथियों कि किसी चीज के बारे में बताना। अब देखिए सेंटेंस का मतलब जानिए कि वो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम के बारे में अपने स्पीच में बताया, है ना। क्या किया? एयर पॉल्यूशन के बारे में अपने स्पीच में बताया, यानी एडवर्टेड का प्रयोग यहां पर सही होगा, है ना। एडवर्टेड का प्रयोग जो है वहां यहां पर सही होगा। क्लियर? मेंशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, मेंशन यहां पर नहीं कर सकते। अगर यहां पर टू नहीं होता तब मेंशन के बारे में सोच सकते थे, है ना, लेकिन टू, मेंशन टू होता ही नहीं है, ठीक है। एवर्ट मतलब क्या होता है साथियों? एवर्ट मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, है ना। एवर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अवॉइड करना, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। रोहन इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज, खाली स्थान, टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है, इसका मतलब शायद आपको पता भी होगा। मैग्नेनिमस का मतलब होता है साथियों उदार, है ना, बहुत अच्छा दिल वाला, उदार, है ना, नेक कह सकते हैं इसको, उदार, नेक, ठीक है। तो देखिए रोहन क्या है? उदार लड़का है ना। रोहन कैसा लड़का है? उदार लड़का। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि रोहन इतना उदार है, इतना नेक है कि डैट एवरीवन इज, प्रत्येक व्यक्ति, ऑलवेज, क्या करना चाहते हैं? उसकी मदद करना चाहते हैं, है ना। अब देखिए रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? ये तो निगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं। इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं, ये उदार है तो इग्नोर क्यों करेंगे, चाहेंगे लोग करना, है ना। यहां पर सबसे सुटेबल वर्ड जो है साथियों वो है आपका ईगर। ईगर मतलब होता है उत्सुक होना, ठीक है। ईगर क्या होता है? ईगर मतलब होता है उत्सुक होना, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह आ रहा होगा कि ये जो वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो वर्ड है साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब भी वही होता है, उत्सुक होना, है ना। ये जो आपका वर्ड है ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब भी क्या होता है? उत्सुक होना। लेकिन ये जो वर्ड है अपने साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। और ज्यादा सुटेबल ईगर वर्ड यहां पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्सुक होना, यानी रोहन एक बहुत ही उदार लड़का था, उदार व्यक्ति था, नेक व्यक्ति था, इसलिए प्रत्येक लोग उसके प्रोजेक्ट में उसकी क्या करना चाहते थे? मदद करना चाहते थे। उसके प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए वो उत्सुक थे। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी वर्ड मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको वो वर्ड नहीं आता है तो आप नोट करते चलेंगे। क्लियर? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सुक्यूलेंट। सुक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? सुक्यूलेंट भी पढ़ते हैं इसको, सक्यूलेंट भी पढ़ते हैं, जैसे आपको पढ़ना जो पढ़े आप। क्लियर? ये जो लिखा हुआ है सुक्यूलेंट या फिर सक्यूलेंट, जो भी आप पढ़ें, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर इसका मतलब क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसका मतलब होता है साथियों रसीला, है ना। अभी देखिए गर्मी का मौसम है, अगर आप आम खाते होंगे तो आम कैसा होता है? रसीला होता है ना। तो सुक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? रसीला, यानी एक ऐसा चीज जिसके अंदर रस भरा हो। कोई भी एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा खाने का चीज, कोई भी, कुछ भी हो सकता है ना, मिठाई भी हो सकता है, फल भी हो सकता है। अगर वो रसीला है तो वहां पर हम यूज करेंगे सुक्यूलेंट का, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है बताइए सिमिलर इन मीनिंग, यानी सैनोनिम्स आपको बतलाना है। क्या बताना है आपको बताना है सैनोनिम्स। तो देखिए सबसे आसान वर्ड आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन में, जूसी। जूस मतलब क्या होता है? रस, है ना। आप लोग जूस पीते होंगे, खासकर अभी कोविड के टाइम पर जूस बहुत ज्यादा पीते होंगे। तो जूस मतलब होता है क्या? रस होता है ना। जूसी, रसीला, क्या बोलते हैं हम लोग? ये फल बहुत ही जूसी है, यानी रसीला है, इस फल में बहुत ज्यादा रस है ना, यही तो कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है साथियों स्यूकिंग, इसका मतलब स्यूकिंग या सकिंग भी पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है सुसाइड करना, है ना। अगला सॉफ्ट मतलब मुलायम, आपको पता था। पेल, पेल मतलब होता है पीला। कोई भी फल अगर पीला पड़ता है ना, उसको पेल बोलते हैं हम लोग। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया साथियों। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
कॉन्ग्रेगेशन, अगला वर्ड है आपका कॉन्ग्रेगेशन, इसका बताना है आपको सैनोनिम्स। सबसे पहले सवाल आपसे है कि कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है साथियों, आप नोट करेंगे, कोई भी धार्मिक सभा, है ना, धार्मिक सभा हो या कुछ भी हो, सभा के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है, ज़्यादा धार्मिक सभा के रूप में सभा, ठीक है। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या होता है, धार्मिक सभा या फिर सभा भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर, अगर आपको नहीं पता था तो नोट करिए। अब देखिए फिर से 4 ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। डिस्कशन, सबसे पहला ऑप्शन है डिस्कशन। डिस्कस हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 व्यक्ति के बीच में भी डिस्कस होता है, अगर यहाँ 2 व्यक्ति है खड़ा, ठीक है, अगर ये बात कर रहा है तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं डिस्कशन, यानी कोई खास टॉपिक पर ये दोनों क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। लेकिन उसको सभा हम लोग कह सकते हैं क्या, सभा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, नहीं ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए भी गया, ऑप्शन नंबर बी भी गया। सी मतलब क्या होता है, कंट्रैक्शन, संकुचन, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ असेंबली, ये वर्ड आपने सुना होगा। असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। असेंबली मतलब क्या होता है साथियों, सभा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सुटेबल आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं, बताएं आप। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। क्या है अगला, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। साथियों हो सकता है आपके अभी नंबर कम आ रहे होंगे, या फिर हो सकता है आपके साथ बहुत सारी समस्याएं होगी इंग्लिश में, इंग्लिश आपका वीक पोर्शन है, तभी आप यहाँ पर आए हैं और डिस्कशन को देख रहे हैं। तो आप यकीन रखें, ठीक है, अगर अभी आपका इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है स्तर इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए मैं हर सेशन में ये बात ज़रूर बोलता हूँ, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज होता है। अगर आपको हिंदी सीखना है, अगर आपको उर्दू सीखना है, अगर आपको फारसी सीखना है, तो आपको उसमें जो एफर्ट लगाना होता है वो कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना होता है, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन एफर्ट लगाना होता है। तो बिल्कुल वैसे विद्यार्थियों के लिए जो हमारे सेशन को देख रहे हैं और उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो उनको एक काम तो आप सोच कर रखें साथियों कि आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, लगातार रहना पड़ेगा, है ना। जब तक आप लगातार नहीं रहेंगे, कोई भी व्यक्ति आपका मार्क्स नहीं इंक्रीज कर सकता। और अगर एक बार आप लगातार हो गए तो 50 आउट ऑफ 50 आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपके प्री में CGL हो, CHSL हो, कुछ भी हो, और मेंस का तो बात बाद में करेंगे, पहले प्री का बात, 50 आउट ऑफ 50 ये तो रहेंगे ही। मेंस में भी नंबर आपका इंप्रूव होने वाला है, लेकिन ये तो 50 आउट ऑफ 50 एकदम गारंटी आप ले लीजिए हमसे। बस आपको कंटिन्यूअस रहना है, लगातार रहना है। ये एक लैंग्वेज है, आप ये ना भूलें कि एक लैंग्वेज है, ठीक है। कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ नहीं है ना, रीजनिंग नहीं है ये कि एक बार सीख गए तो याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ड नंबर 7। देखिए मैंने एक बात आपको बताया था कि किसी भी वर्ड को 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका कि या तो उसका हिंदी अर्थ जानकर, है ना, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर हमें इसका हिंदी अर्थ पता हो और ये चारों का हिंदी अर्थ पता हो, है ना, तब हम मार सकते हैं एग्जैक्ट। दूसरा तरीका कि पॉजिटिव और निगेटिव करके, यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन हमें निगेटिव दिख रहा है, या 3 ऑप्शन बाकी एक चौथे ऑप्शन से अलग दिख रहा है, तो वो जो चौथा ऑप्शन है साथियों वही मैक्सिमम टाइम्स आंसर होता है। क्लियर, तो ये तरीका भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला ये जो लिखा है इवेंसेंट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समझते हैं। इसका मतलब होता है साथियों एक ऐसा चीज जो तुरंत खत्म हो जाए ना, क्षण भंगुर इसको आप कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इवेंसेंट। मतलब एक ऐसा चीज जो तुरंत खत्म हो जाए, कभी भी खत्म हो सकता है, क्षण भंगुर, ठीक है। चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इंटाइसिंग, यानी इसको कहते हैं आकर्षक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षक पढ़ते हैं, ठीक है। इंटाइसिंग का अर्थ होता है साथियों आकर्षक। अगला देखिए इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको नियमित रहना है प्रत्येक शाम 6 बजे, है ना। इरेटिक, इरेटिक मतलब क्या होता है, अनियमित, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नियमित नहीं है, लगातार नहीं है, इरेटिक, अनियमित, तो इससे कोई भी रिलेशन बन नहीं रहा। अगला देखते हैं इल्यूजिव, इल्यूजिव मतलब क्या होता है, इल्यूजिव मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से पकड़ में नहीं आता है ना, किसी तरीके से बच के वो निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इल्यूजिव। ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का भी मतलब होता है साथियों क्षण भंगुर। इसका मतलब भी क्या होता है साथियों, क्षण भंगुर, यानी सेम मीनिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका सेम अर्थ आ गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथियों ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया था वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोनस क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन बोनस हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आप सिनोनिम्स देखते तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया था एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स कोई था ही नहीं, है ना, कोई भी इसका एंटोनिम्स नहीं था। क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ साथियों पेनजारिक। पेनजारिक मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है पेनजारिक, आप पेनजेरिक भी पढ़ते हैं बहुत लोग। पेनजेरिक का मतलब होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है किसी का गुणगान करना। पायन एक वर्ड आपने सुना होगा, पायन। पायन मतलब ये होता है गुणगान करना। पेनजेरिक, पेनजारिक इसका मतलब क्या होता है? गुणगान करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना, गुणगान करना, है ना, पेनजेरिक। अब बारी बारी से देखते हैं आपको इसका अपोजिट क्या चाहिए, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए ऐसे समझिए आप किसी व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, उसका बड़ाई कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा दिख रहा है जो इसका एंटोनिम्स हो सकता है? तो जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर बी देखा, वहां लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म। अब बताएं आप, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है क्या? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की निंदा करना, है ना, किसी की निंदा करना। अब यहां पर क्या कर रहे थे? गुणगान कर रहे थे। अब यहां क्या करने लगे? निंदा करने लगे, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करने लगे, निंदा करने लगे। तो ये क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, अगला देखते हैं फैंटेसी मतलब क्या होता है? कल्पना। और ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है ग्रैंड्योर, इसका मतलब होता है भव्यता, है ना, भव्य। कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी चीज बहुत बढ़िया बना होता है, कोई मंदिर बहुत बढ़िया बना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये मंदिर बहुत ही भव्य है। क्या बोलते हैं? मंदिर बहुत ही क्या है? भव्य है। तो इसका मतलब होता है भव्यता। नोट करेंगे आप, ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है? भव्यता, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला आपका साथियों इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्या सवाल पढ़ते हैं? टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब ध्यान से समझिएगा, इडियम्स है। देखिए वंस व्हील मतलब क्या हुआ? खुद का पहिया। एकदम ध्यान से समझिए, इडियम्स, मैक्सिमम इडियम्स को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूं। कोई भी इडियम्स लिखा रहे, सबसे पहले आप एग्जैक्ट उसका हिंदी अर्थ निकालें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वंस व्हील। वंस व्हील मतलब खुद का पहिया, है ना। उसमें आप क्या किए? ये आपका खुद का पहिया था, ऐसे करके। इसमें आपने क्या किया? टू पुट अ स्पोक, यानी बीच में आपने एक क्या किया? आपने बीचों बीच एक स्पोक डाल दिया, ऐसे करके बीचों बीच एक स्पोक डाल दिया। उससे क्या हुआ? पहिया चल पाएगा क्या? पहिया चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना। क्या किया आपने? क्या किया? खुद के प्रगति में बाधक बन गए आप। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको कि इडियम्स का कभी भी सेम मतलब नहीं होता। यानी अगर व्हील के बारे में चर्चा है तो कभी भी व्हील वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। अगर यहां व्हील के बारे में चर्चा है तो कभी भी व्हील का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यह समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? सबसे पहले एग्जैक्ट हिंदी जाना है और उससे जो एकदम सेम सेंस में मिले, है ना। जैसे इसका मतलब क्या मिला कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के पहिए में स्पोक डाल दे रहा है, मतलब खुद के प्रगति में बाधक है। यानी टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, खुद के प्रगति में बाधक होना। समझ में आया कि नहीं आया ये तरीका? इसी तरीके से, और दूसरा तरीका कि आप रिवीजन करें ना, बार बार रिवीजन करें, ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एट लॉगर हेड्स। देखिए एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है साथियों जानी दुश्मन कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दुश्मनी, है ना, शत्रुता, उसी को हम लोग कहते हैं एट लॉगर हेड्स। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है टू सफर। टू सफर का मतलब नहीं होता सफर किसी बीमारी से गुजरना, है ना, सफर गलत। टू फेस टफ कंपटीशन नहीं, यहां पर क्या? जानी दुश्मन, एकदम कट्टरता, कट्टर वाला दुश्मन। टू बी इन डू और डाई सिचुएशन, यानी करो और मरो वाले परिस्थिति में, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है टू कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? किसी से विवाद होना, किसी से क्या होना? झगड़ा होना, विवाद होना, किसी के खिलाफ शत्रुता होना, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, सॉरी इन कन्फ्लिक्ट विद समवन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एट लॉगर हेड्स। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं साथियों आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट, सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या लिखा हुआ? सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। वो जो लड़की है वो अपने क्लास में, अपने कक्षा में
सबसे बेस्ट है और सबसे क्या है, बुद्धिमान है। सबसे बेस्ट और सबसे बुद्धिमान, हमने क्या कहा अभी, सबसे बेस्ट। साथियों जैसे हमने कहा सबसे बेस्ट, तो उसके लिए तो हमने यूज कर दिया यहां पर। देखिए जैसे ही हमने कहा सबसे बेस्ट, तो उसके लिए यूज हमने किया द बेस्ट। और जैसे ही हमने कहा सबसे बुद्धिमान, तो उसके लिए भी तो द वाइजेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर जैसे हमने कहा सबसे बुद्धिमान, तो उसके लिए भी तो द होना चाहिए, यानी यहां पर सुटेबल होना चाहिए था द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। चलिए अगला सवाल आपको बताना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। अब बताएं आप, द पीपुल ऑफ जापान, जापान के लोग, जापान के लोग किससे बुद्धिमान है, किससे बुद्धिमान है, अमेरिका से। देखिए जब भी कंपैरिजन होता है, जब भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है कि वो सेम है ना, सेम, या तो व्यक्ति से करेंगे, या तो वस्तु से करेंगे, या तो कंट्री से करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर कंट्री में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर यहां पर लिखा होता कि जापान आर वाइजर देन अमेरिका, तब तो यहां पर ठीक हो जाता जापान और अमेरिका। लेकिन यहां पर जापान के बारे में चर्चा नहीं है, यहां पर जापान के लोगों, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, द पीपुल ऑफ जापान, यानी जापान के लोग। क्या लिखा हुआ है, द पीपुल ऑफ जापान, जापान के लोग। जापान के लोग किससे बुद्धिमान है, तो अमेरिका के लोगों से, अमेरिका से नहीं, अमेरिका के लोगों से। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहां से रूल, कि कंपैरेटिव डिग्री का कभी भी यूज करते हैं तो सेम चीज कंपैरिजन करते हैं। अगर यहां लोग था तो अमेरिका में भी क्या आना चाहिए, दोज ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के लोगों द्वारा, दोज ऑफ अमेरिका। समझ में आया कि नहीं आया, यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। क्लियर, यहां कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम बहुत छोटा छोटा एरर है, लेकिन इससे एकदम डायरेक्टली आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि वन स्किल्ड इन टेलिंग अ स्टोरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कहानी गढ़ने में कुशल है ना, बहुत ज्यादा कहानी गढ़ता है, कहानी बयान करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में क्या बोलेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, वन स्किल्ड इन टेलिंग अ स्टोरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कहानी कहने में कुशल हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कहानी कहने में कुशल हो। देखते हैं ऑप्शन को बारी बारी से। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है साथियों वेंट्रल। वेंट्रल मतलब होता है पेट संबंधी, है ना, पेट संबंधी जो भी होता है उसको वेंट्रल कहते हैं, ये तो नहीं होगा। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर, गलत। टैरो मतलब होता है नौसिखिया, ये भी हो गया गलत। टैरो मतलब क्या होता है, नौसिखिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां लिखा हुआ रिकॉन्ट्योर, इसी का मतलब होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बयानबाजी करता हो, बहुत मतलब कहानी कहने में वो, कहानी गढ़ने में वो कुशल हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रैकॉन्ट्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों आपका फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर, फियर फायर आप सॉरी, फियर ऑफ फायर किसको कहते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आग से डर हो। फियर ऑफ फायर, आग से डर, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहला तो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर फियर के बारे में चर्चा हो, जब भी अगर फियर के बारे में चर्चा हो, तो उसमें उसके लिए हम डिनोट करते हैं वर्ड फोबिया को, नोट करेंगे इसको। फियर के लिए क्या करते हैं, डिनोट फोबिया को, ठीक है। जब भी किसी चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा चाहते हैं किसी चीज को, है ना, जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो उसको हम लिखते हैं मैनिया। क्या लिखते हैं हम, उसको हम लिखते हैं मैनिया। देखिए ये हो गया फियर, फियर जब भी रहे फोबिया, और किसी चीज को हम जरूरत से ज्यादा चाहें तो मैनिया, ठीक है। यहां पर क्या है, फियर है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फियर, तो फियर को क्या लिखेंगे, फोबिया। अब देखिए चारों ऑप्शन में फोबिया है, चारों ऑप्शन में यहां पर फोबिया लिखा हुआ है, लेकिन किस चीज से फोबिया है, तो फायर से। तो सबसे पहला वर्ड जो कॉमन वर्ड है, आप लोग को पता भी होगा कि फियर ऑफ फायर का एक होता है पायरो, ठीक है, पायरो, पायरोफोबिया, ये आपको सबसे पहले लिखना है, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब क्या होता है, पायरोफोबिया मतलब होता है आग से डर। पायरोफोबिया मतलब क्या होता है साथियों, आग से डर। फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया, आग से डर, ठीक है, ये हो गया आपका फियर ऑफ फायर। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन देखा तो कहीं आपको दिखाई नहीं पायरोफोबिया, है ना, तो पायरोफोबिया को ही क्या कहते हैं हम, ये जो लिखा है पायरोफोबिया साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी का एक और नाम है, ये जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ अर्सोनफोबिया, है ना, इसी को हम लोग लिखते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, अर्सनफोबिया, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है, पायरो या फिर अर्सन। और जितने भी ऑप्शन बचे हैं सारे को एक एक करके देखते हैं।
आपका ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो मतलब क्या होता है, ग्रह संबंधी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो तारे ग्रह नक्षत्र से क्या करता है, डरता है ना। ग्रह नक्षत्र होता है ना, आपने सुना होगा कि किसी पर शनि भारी है, मंगल है, राहु है, केतु है, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों से डरता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अगला देखिए आपका एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया किसको कहते हैं, एस्ट्राफोबिया कहते हैं साथियों एक ऐसा व्यक्ति एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मतलब क्या होता है, एस्ट्राफोबिया मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे ही बिजली कड़कता है या फिर तूफान आता है उससे डर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी, एरहेनफोबिया मतलब आदमी से डर। ठीक है, मैन, आदमी से डर, ऐसा व्यक्ति जो आदमियों से डरता हो, एरहेनफोबिया है ना। अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, बताइए, व्यक्ति से ही डरते हैं। चलिए अगला एस्ट्रोफोबिया हो गया, एस्ट्राफोबिया हो गया, एर्सोनफोबिया हो गया, पायरोफोबिया हो गया। जितने भी फोबिया मैंने आज बताए आपको क्या करना है, सारे फोबिया को आपको नोट करना है, क्योंकि फोबिया से लगभग एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम इससे अछूता नहीं है, शुरुआत से लेकर अंत तक सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। फोबिया, मैनिया, फोबिया हो गया, मैनिया हो गया, कुछ खास खास टॉपिक है जिसको हमेशा आपको याद होना ही होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन का बुक है तो एक सजेशन आप ध्यान रखिएगा कि उसमें शुरुआत में दिया हुआ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद होगा इडियम्स, उसके बीच में 3-4 पेज का, 4 से 5 पेज का है ना, एग्जैक्ट याद नहीं हमें, 4 से 5 पेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको फोबिया दिया है। ठीक है, उसमें आपको मैनिया दिया हुआ है, ये सारे चीज है ना, सारा चीज आपको दिया हुआ है, फोबिया, मैनिया और किसका अध्ययन, जो भी मतलब बहुत सारे चीजों का अध्ययन जो होता है, सारा कुछ वहां पर 4 से 5 चीजों के बारे में दिया गया है। तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि इन 4 से 5 पेज को बढ़िया तरीके से आप क्या करें, याद कर लें, बढ़िया तरीके से रट लें इसको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है इसमें मिसकरेक्ट वर्ड क्या है, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। 4 ऑप्शन सामने आपके, बताना है कौन इसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हाइजीन। जैसे ही हमें हाइजीन दिखा तो शुरुआत में कुछ गड़बड़ दिखा, क्या गड़बड़ है, तो हाइजीन का स्पेलिंग ये नहीं होता है साथियों, यहां पर हाइजीन का स्पेलिंग लिखता हूं मैं HYGIENE, ये होता है हाइजीन। ठीक है, हाइजीन HYGIENE, हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। ठीक है, आपने सुना होगा कि हाइजेनिक फूड मतलब क्या, एक ऐसा फूड जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हाइजेनिक फूड। फासिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह का समर्थन करे। ठीक है, तानाशाह, हिटलर कैसा था, हिटलर तानाशाह था। ठीक है, कैरियर, कैरियर का मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, कैरियर आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो, अपने कैरियर को बनाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैरियर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ अगला, अप्रैल मतलब होता है सुंदर वस्त्र, है ना, अप्रैल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में है रीसाइड, सबसे पहला वर्ड है रीसाइड। तो रीसाइड में कोई भी इरर नहीं है, रीसाइड में क्या है साथियों, कोई भी इरर नहीं है। इसका मतलब होता है निवास करना, कहीं पर रहना। रीसाइड मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान पर निवास करना। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, निवास करना, किसी भी घर में निवास करना या रहना, किसी भी जगह निवास करना। अगला, ये तो आपका नहीं होगा, ये आपका सही था। ठीक है, ये आपका सही था। अगला रिवाइज, ये भी आपका सही है, रिवीजन करना। एडवाइस, सलाह, ये भी आपका सही है, बिल्कुल। अगला देखिए, डिमाइज, डिमाइज मतलब होता है मृत्यु, और इसका जो स्पेलिंग होता है साथियों DEMISE। ठीक है, यहां पर जो सी है, सी के जगह पर हमें यूज करना होगा यस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मतलब गलत स्पेल्ड था, और आपसे यही तो पूछा गया था कौन गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आ गया। जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता था आप नोट कर लेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पाराजंबल। पाराजंबल देखिए, आप लगातार हमारे साथ पिछले 5-6 क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हुआ होगा। मैंने पिछले 5-6 क्लास में आपको पाराजंबल के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी है। ठीक है, तो अब जब भी आप पाराजंबल बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर हिट करता होगा ना। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए, और जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, आप शुरुआत से देखें वीडियो तो और ज्यादा मजा आएगा ना। शुरुआत में कई वीडियो में मैंने पाराजंबल को कितने तरीकों से मैं कर सकता हूं वो मैंने आपको बताया, आप कितने तरीकों से पाराजंबल को कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्या लिखा हुआ, ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। देखिए आइडल वर्शिप का मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजा। ये जो लिखा है आइडल वर्शिप का मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजा। तो क्या लिखा हुआ है, पी में क्या लिखा हुआ, ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। ही किसके लिए आया है, ध्यान से समझिएगा साथियों, यहां लिखा हुआ ही किसके लिए आया है।
तो मतलब ही से तो शुरुआत हम नहीं कर सकते, है ना। ही क्या है? प्रोनाउन। मैंने आपको एक क्या क्या बताया था कि कभी भी प्रोनाउन से शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी प्रोनाउन से शुरुआत नहीं करेंगे। कभी भी हम कोई भी एक ऐसा चीज, बट हो गया, ठीक है, बट हो गया, कॉमा, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जिससे कभी भी शुरू नहीं हो सकता, डैट, ये सबसे कभी भी शुरुआत हम नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ही किसके लिए आया है? ही जो है साथियों किसके लिए आया होगा? तो कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति का नाम दिया होगा। यहां देखिए लिखा हुआ पीपुल, इसके लिए तो ही नहीं आया होगा। अगला देखिए लिखा हुआ इंडिया, इसके लिए भी नहीं आया होगा। ही आया साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए। यहां जो ही लिखा हुआ है किसके लिए आया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए। अब देखिए मतलब यहां से आप एक पेयर आपका बन गया, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे आर को, स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद रिवरेंस एंड अफेक्शन अमॉन्ग द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। सबसे पहले हमने लिखा आर, और आर के बाद क्या लिखेंगे? पी, यानी एक पेयर वर्ड आपका क्या बना? आर पी। अब देखते हैं यहां पर आर पी है क्या? देखिए आर पी अलग अलग लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। आर पी यहां पर नहीं है, अलग अलग लिखा हुआ, गलत। आर पी यहां नहीं है, गलत। आर पी यहां एक साथ है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोचकर बताएं कि क्या ये कठिन तरीका है बनाने का? क्या पाराजंबल कठिन होता है? नहीं होता है ना। बस एक छोटा सा चीज देखना था। क्या देखना था? हमें जैसे ही दिखा ही, हमें क्या दिखा? ही दिखा। ये क्या था? प्रोनाउन था, तो सीधा एक काम करना था, इसका नाउन खोजना था। नाउन कौन सा है? आपके आर वाले सेगमेंट में यहां पर नाउन था, आर और पी का बन गया पेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है? फॉर डैट वी नीड पीपुल। फॉर डैट यहां से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, फॉर डैट से नहीं। सो से शुरुआत कर सकते हैं? नहीं। प्रीपोजिशन से कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर डैट, सो, ये सब से शुरुआत नहीं करेंगे। ये हो गया कट, ये भी हो गया कट। कहां से हम शुरुआत करेंगे? ठीक है, तो देखिए दो चीज बचा, आर और यस, दो चीज यहां पर बच रहे हैं। पी वाला तो कैंसल हो गया यहां पर, है ना। आर यस, आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली एन एफ्लुएंट सोसाइटी बट एन इगैलिटेरियन, जस्ट, ह्यूमन एंड कंपैशनेट सोसाइटी। यस, अगर हम यस से शुरुआत करते हैं, अगर हम यस से शुरुआत करते हैं तो यस के बाद पी का, यस के बाद पी का पेयर बनेगा ना। देखिए यस से शुरुआत करते हैं तो यस के बाद कौन सा जाएंगे आप? यस से अगर हम शुरुआत किए तो इसके बाद पढ़िए, फॉर दैट वी नीड पीपुल हु पोजेज नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हायर वैल्यूज एज वेल। यहां पर बात हुई थी उसी के बारे में, यहां से कंटिन्यू कर दिया गया, यानी यस के बाद आएगा पी, तो एक पेयर बना यस पी, है ना। तो देखिए यस पी इसमें भी है, यस पी इसमें भी है, यस पी इसमें भी है, ठीक है। ये तो पहले ही खत्म हो चुका था, मतलब हमें कुछ दूसरा देखना होगा। अब जैसे ही एसपी का पेयर बना, अब देखिए आर पढ़ते हैं। आर लिखा है विन वी वाक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडुकेशन अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एडुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर। अब देखिए यहां पर चर्चा हुआ था आवर एम के बारे में, यहां पर चर्चा हुआ था आवर एम के बारे में, यानी हमारा लक्ष्य। अब देखिए कोई भी आपका लक्ष्य है तो क्या हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उससे पहले कुछ तो बताएगा ना कि हमारी क्या कमजोरी है, क्या हमें चाहिए, तो उसी की चर्चा की गई है आपके आर वाले लाइन में, ठीक है। क्या क्या कहा गया, फिर से पढ़ते हैं कि व्हेन वी टॉक इन्वेस्टिंग इन एडुकेशन, जब भी हम बात करते हैं एडुकेशन में इन्वेस्ट करने की, अ क्वेश्चन अराइजेज एज, एक क्वेश्चन वहां से निकलता है कि व्हाट काइंड ऑफ एडुकेशन, कैसा शिक्षा दी जानी चाहिए, किस तरह की शिक्षा की जरूरत है यंगस्टर को, है ना। तो मतलब सबसे पहले जाएगा आर, उसके बाद होगा यस, उसके बाद होगा पी, आर यस पी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका साथियों एक्टिव पैसिव, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताएं आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, प्लीज गाइड मी। जहां भी प्लीज दिखे तो आपको एक चीज लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज गाइड मी, प्रेजेंट में यू आर रिक्वेस्टेड, हैव भी नहीं होगा, वेयर, आर बीइंग, तीनों गलत, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें बोला है कि द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो देखिए एक ऐसा चीज आपको भी पता होगा ये पॉइंट, कि जो अटल सत्य है, जो अटल सत्य है ना, अटल सत्य इसको बोलते हैं हम, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्यों चेंज करेंगे, इसको तो मतलब कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यानी पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाती है, इसको कोई चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, है ना। तो फिर हम कौन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाकर इसको चेंज करने वाले, इसमें चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन को एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो यहां देखते हैं द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट सब में था, लेकिन यहां देखिए इज बीइंग लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गलत। यहां देखिए ईडी लगा दिया गया, ये भी गलत, हैड बीन लगा दिया गया, ये भी गलत, यानी सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्लोज टेस्ट। अब थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा जाग जाएं। क्लोज टेस्ट हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो पैसेज वाला पार्ट होता है 10 नंबर का, या तो आपको 10 नंबर देगा पूरा, या तो आपका 10 नंबर डुबा देगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया, थोड़ा सा भी पैसेज के बारे में थोड़ा सा भी समझ में आ गया, थोड़ा सा भी आइडिया हो गया, तो 10 में से एक भी नंबर आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा भी आपको मतलब कहीं भी आप थोड़ा सा भी समझने में इसको भूल किए तो आपका 10 में से मैक्सिमम नंबर चला जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ देर का टाइम देता हूं आपको, जल्दी से आप एक कोशिश करें कि इस क्लोज टेस्ट को पढ़ने की। आप कोशिश करें इसको जल्दी से आप रीड करें, ठीक है। एक ओवरव्यू लें कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये जो क्लोज टेस्ट लिखा हुआ कहना क्या चाह रहा है। चलिए देखते हैं साथियों। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये जो है ये एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। कैसी एनर्जी? तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेस जहां से एनर्जी निकलती है उसके बारे में बात की। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन। द खालिस्तान ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस। यहां पर क्या भरेंगे? द रिक्वायरमेंट, क्या आवश्यकता, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस। ये समझ में आया कि नहीं आया? द मोस्ट, पहला तो लाइन क्लियर हो गया। द रिक्वायरमेंट क्या था? आवश्यकताएं थी, सोर्स नहीं, आवश्यकताएं, है ना। सोर्स पर बहुत लोग जा सकते हैं, ये गलत होगा आपका। आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट खालिस्तान सोर्सेस ऑफ एनर्जी, द मोस्ट, यहां क्या भरेंगे? वाइटल, है ना, या विटल, इसको जो भी पढ़िए, विटल वाइटल, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है साथियों बहुत ज्यादा जरूरी। द मोस्ट वाइटल सोर्सेस, द मोस्ट वाइटल सोर्सेस ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी, जो ऐसा कह सकते हैं बहुत जरूरी सोर्स जो है एनर्जी का टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कॉमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड, दूसरे पहलू के बारे में कह रहा है कि फायरवुड, कॉ डंग केक्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग गांव में, क्या इसको कहा जाता है? गोईठा, है ना, जो गोबर से, गाय के गोबर से जो बनाया जाता है, काउ डंग केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, सब्जी का जो वेस्ट होता है उससे। तो ये क्या होता है? देखिए फिर से पढ़ते हैं लाइन। ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउ डंग केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट ईटीसी क्या करता है? क्या करता है साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने 23 का। क्या करता है ये आपका यहां पर सुटेबल आंसर होना चाहिए कि ये क्या करता है? ये बनाता है, निर्माण करता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन कमर्शियल। देखिए फायरवुड यानी क्या हो गया? ऐसी लकड़ियां जिसको जलाने के काम आता है, ठीक है। काउ डंग केक्स, गोबर, है ना, जिसको गोबर बोलते हैं, उससे बनाया जाता है, गोईठा बनाया जाता है ना। और वेजिटेबल वेस्ट यानी सब्जियों का जो वेस्ट होता है, ठीक है, सब्जियों का जो वेस्ट होता है उससे क्या बनता है? नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनता है, निर्मित होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? कंस्टिट्यूट। अब देखिए अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो थोड़ा सा यहां पर गलत था, यस का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, सिर्फ कंस्टिट्यूट होगा, लेकिन ऑप्शन में ये था तो यहां पर आप टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको और ध्यान से आप देखेंगे तो यस का प्रयोग यहां होना नहीं चाहिए था, क्लियर। कंस्टिट्यूट का यहां प्रयोग होगा, ठीक है। नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, चूंकि यहां पर वर्ब चाहिए एक। अगला आगे पढ़ते हैं। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है साथियों कि वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी खालिस्तान डिमांड, नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिमांड, क्या भरेंगे? नीड, मीट, सेड और रेस्ट। तो एक लाइन आपको ध्यान रखना है, क्या कि पैसेज में जिस भी वर्ड का अगर एक बार यूज हुआ है तो अगर जैसा ही कभी भी वो कंडीशन आएगा तो वो वर्ड का ही हम यूज करेंगे। जैसे आप पढ़ें ध्यान से, फिर से आपको मैं कुछ फिर से पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। पढ़िएगा, ये वाला लाइन फिर से पढ़ें आप, ठीक है। द, यहां पर हमने क्या पढ़ा था? रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम, मीट से बना है मेट, आर मेट फ्रॉम, ठीक है, बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस। तो जैसे ही बात किया गया यहां पर कि व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यहां पर क्या भरना सुटेबल होगा? मीट, है ना, मीट से ही तो बना था मीट, तो इसका चर्चा एक बार हो गया तो इसी को हम लोग भरेंगे। 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत कोई नहीं, है ना। कॉमा कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, जो कोल यानी कोयला है वो सबसे बड़ा स्रोत है किसका है? कमर्शियल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है।
लगातार आप हमारे साथ बने रहे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको आपका एक भी पॉइंट, अगर आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, आप हमको टाइम दे रहे हैं ना, तो आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं जाए, है ना। आप इसमें से जो भी चीज हो सकता है, मैं सारे पॉइंट को डिटेल्स में बताता जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है 2 गुना स्पीड कर लें, ठीक है। और अगर आपको सही स्पीड लग रहा है तो कोशिश ये करें कि जितनी भी बातें मैं बताता हूं, सारे जो बात आपको नहीं पता है वो नोट करते चलें, ठीक है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में फिर से शाम 6 बजे, है ना। कल शाम 6 बजे फिर से तैयार रहेंगे। जय हिंद।